आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा उज्जैन, जूनागढ़ और गाजियाबाद में महाशिवरात्रि उत्सव की भी है। देखिए, शिव नवरात्रि में भगवान महाकाल का हर दिन अद्भुत श्रृंगार किया जा रहा है। आज शिव नवरात्रि के 8वें दिन भगवान के उमा महेश श्रृंगार में भक्तों ने दर्शन किए। इस स्वरूप में भगवान महाकाल और माता पार्वती संयुक्त रूप से भक्तों को दर्शन देते हैं। भगवान को शेषनाग का रजत मुकुट पहनाया जाता है। मुंडमाल और रुद्राक्ष की माला से भगवान का श्रृंगार होता है। भगवान को फूलों और फलों की माला अर्पित की जाती है। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में जोर शोर से महाशिवरात्रि की तैयारी चल रही है। बांस के बल्ले लगाए जा रहे हैं ताकि भक्तों को भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने में मुश्किलों का सामना न करना पड़े। सुरक्षा और दर्शन के लिए पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं। मंदिर को भी सजाया संवारा जा रहा है। मंदिर में लाखों भक्तों के आने की उम्मीद है, इसलिए 48 घंटे तक जलाभिषेक, 8 प्रहर पूजा और 151 व्यंजनों का भोग लगाने की व्यवस्था की गई है। जूनागढ़ के भवनाथ मंदिर में शिव भक्तों का अद्भुत संसार सजा है। यहाँ आपको अलग की धुन गाते भक्त मिलेंगे। भभूत लगाए साधु संत भी शिव भक्ति में रमे नजर आएंगे। यहाँ का शिवोत्सव अद्भुत माना जाता है। यहाँ महाशिवरात्रि की रात शोभा यात्रा निकलती है जिसमें सभी साधु संत शिव स्वरूप में शामिल होकर मृगी कुंड में शाही स्नान करते हैं। इस साल भवनाथ मेले में किन्नर अखाड़ा भी शामिल हुआ है। वहीं गुजरात के अघोरी म्यूजिक ग्रुप का जलवा भी यहाँ नजर आ रहा है। इस ग्रुप ने जैसे ही यहाँ शिव भक्ति से जुड़े भजन प्रस्तुत किए, पूरा माहौल शिव में नजर आया। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कला प्रेमियों के लिए इन दिनों एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव सजा हुआ है। द आर्ट ऑफ इंडिया 2026 की 5वीं कड़ी एडवेंचर्स इन द मैजिकल लैंडस्केप थीम के साथ आज से 22 फरवरी तक आम दर्शकों के लिए खुल गई है। इस बार लैंडस्केप को केवल पहाड़, नदी, आसमान तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि स्मृतियों, आस्था, लोक कथाओं और सांस्कृतिक पहचान के व्यापक अर्थों में पेश किया गया है। यहाँ पवित्र नदियों और मंदिर नगरों से लेकर वस्त्र परंपराओं, कागजे, शिल्प और समकालीन शहरी अनुभवों तक की झलक एक साथ मिलती है। 300 से अधिक कृतियों के माध्यम से ये आयोजन भारत के विविध कला परंपराओं और बदलते रचनात्मक स्वरूप को दिखाता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल का शानदार आयोजन किया गया है। सेना की रोमियो फोर्स की पहल पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल के दौरान खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन जारी है। यहाँ स्थानीय लोगों ने हर्षोल्लास के साथ इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल के तहत सूरनकोट में खो खो कंपटीशन भी आयोजित किया गया, जिसमें इलाके की लड़कियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। स्थानीय लोगों ने भी उनकी जमकर हौसला अफजाई की। और अब बात करते हैं कपास से जुड़े किसानों की। महाराष्ट्र के अकोला जिले के कपास उत्पादकों के लिए गुड न्यूज ये है कि अब वो अपनी फसल का ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे, क्योंकि अब कपास चुनने की नई मशीन के साथ ही कपास की बुआई में भी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही कपास चुनने के लिए कॉटन पिकिंग मशीन का डेमो किया गया। आपको बता दें कि अकोला के कपास किसान मजदूरों की किल्लत से परेशान थे, लेकिन कॉटन पिकिंग मशीन के आने से वो बेहद खुश हैं। महाराष्ट्र के अकोला में कपास की फसल पक जाने पर मजदूर मिलजुल कर कपास की तुड़ाई करते हैं, लेकिन अब मजदूरों की कमी होने से कपास किसान मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अब किसानों की इन मुश्किलों को कॉटन पिकिंग मशीन ने आसान बना दिया है। कॉटन पिकिंग मशीन चंद घंटों में बीघे भर कपास की कटाई कर देती है। इन दिनों जो है कपास या खेत का कोई भी अगर काम करना है तो मजदूरों का बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि इस वक्त जो है विदर्भ के कई इलाकों में
कपास की चुनाई शुरू है और मजदूरों का बहुत बड़ा संकट किसानों के सामने रहता है, क्योंकि मजदूरी नहीं मिलती। इससे चलते कपास चुनने के लिए जो है किसानों को काफ़ी दिक्कतें आती है। लेकिन अब नए युग में, नए तंत्रज्ञान के इस युग में अब किसानों को नए यांत्रिकी की ओर खेती करना ज़रूरी हुआ है। तो उसी तर्ज पर जो कपास चुनने की ये जो मशीन है, एक किसान ने अपने खेत में लाई है, जहां आप देख सकते हो कि इस मशीन से जो है वो कपास की चुनाई शुरू है, जिसे कॉटन पिकिंग मशीन कहते हैं। और इसी तर्ज पर ये जो मशीन है, ये लगभग 45 मिनट में 1 एकड़ का कपास जो है वो चुनती है और सेपरेशन करती है। आप देख सकते हो कि मशीन में कपास निकालकर उस कैरेट में पूरी तरीके से कपास जो है वो वहाँ पर जमा हुआ है। और लगभग दिन भर में 10 से 12 एकड़ में जो है वो कपास ये मशीन चुनती है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में कपास उत्पादन और उसकी जल्द तुड़ाई करने का नया फॉर्मूला किसानों को मिल गया है। अकोला के ही किसान दिलीप ठाकरे ने इन दोनों समस्याओं का हल खोज निकाला। इनकी कड़ी मेहनत और रिसर्च से अब कपास की पैदावार प्रति हेक्टेयर 15 से 18 क्विंटल तक हो जाएगी और कॉटन पिकिंग मशीन के जरिए कपास तुड़ाई में मजदूरों की किल्लत से किसानों को छुटकारा मिल जाएगा। हम हाथरून से आए, ये मशीन की चुनाई बहुत अच्छी हो रही। क्या कपास पकने के बाद किसानों को क्या दिक्कत जाती है, मजदूरों की किस तरह की? तो ये बहुत दिक्कत जाती है मजदूर की। ये मशीन रही तो आसानी जाएंगी किसान। हाँ। और इसकी चुनाई कैसी है? चुनाई एकदम निपाक है भाई। हाँ। सफा है ना। यानी अभी किसान ने भी हाईटेक होने की जरूरत है। हाँ हाँ हाँ। दिलीप ठाकरे के खेत पर इस नई कपास चुनने वाली मशीन का डेमो दिया गया, जिसे देखने के लिए अकोला सहित आसपास के गांव से किसान पहुंचे। ये मशीन करीब 45 मिनट में एक कतार का कपास चुनती है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि एक दिन में ये मशीन 12 से 15 एकड़ तक कपास की तुड़ाई कर सकती है। ये जो कॉटन पिकिंग मशीन का यहाँ डेमो चल रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शक्तिमान कंपनी ने इसके जो रिसर्च किया है, अपना फॉरेन जो कॉटन ग्रोइंग कंट्री है उसमें इसी का हार्वेस्टिंग मशीन से होता है, लेकिन उसी का जो प्लांटेशन है उसका सिस्टम अलग है और शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है, सिंक्रोनस मैच्योरिटी है। इसी तरह से आपने कॉटन ग्रोइंग करना पड़ेगा और उसी तरह से हो गया। तो ये स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट होने के बाद हर साल में उसके इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आगे 5 साल के बाद ये मशीन जैसा अपना शुगर केन हार्वेस्टर चल रहा है महाराष्ट्र में, उसी तरह से वो यहाँ से लेबर से वो हार्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। मौजूदा समय में कपास तुड़ाई के लिए मजदूरों की भारी किल्लत और बढ़ती मजदूरी से किसान परेशान हैं। ऐसे में ये मशीन आने वाले दिनों में मजदूर की किल्लत से निपटने का एक ठोस विकल्प बनकर सामने आई है। अकोला ही नहीं बल्कि अब पंजाब से लेकर तेलंगाना सहित 9 राज्यों में किसान इस तकनीक को अपना रहे हैं। साल 2025 में कोयम्बटूर में भारतीय कपास परिषद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2030 तक देश भर में 25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर अकोला पैटर्न से कपास की खेती करने की घोषणा की। इस वर्ष अकोला जिले में लगभग 3000 हेक्टेयर क्षेत्र पर ये प्रयोग चल रहा है, जबकि अगले मौसम में इसे 50,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने की तैयारी है। कपास में यांत्रिकीकरण यानी कि कपास की चुनाई के लिए जो यांत्रिकीकरण करना है वो बहुत अति आवश्यक अभी बन गया है। इसकी मेजर जो कारण है वो कि लेबर का जो स्केर्सिटी है, बहुत कम अपने को लेबर मिलते हैं। कॉस्ट ऑफ पिकिंग है डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें कपास की चुनाई के लिए यांत्रिकीकरण की बहुत सारी आवश्यकता है। अभी उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ है। केवल मशीन लाने से अपने को यांत्रिकीकरण का अपने को ये सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। उसके लिए अपने को कपास की जो प्रजाति है उसको विकसित करना है। उसके साथ में जो भी डिफोलिएंट्स है उसकी आवश्यकता प्रॉपर है। फिर उसके साथ में मशीन का भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन है वो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में कपास जब चुनाई के बाद में मशीन से चुनाई करेंगे, उसके बाद में उसमें कपास में कचरा आता है
वो नेचुरली आता है। मशीन से कपास चुनाई करेंगे तो उसमें 10-15 से 20% तक कचरा आता है। हाथ से करेंगे तो 4 से 5% तक कचरा आता ही आता है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो लेकिन उस कपास को साफ सफाई करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए अपने को सेंट्रलाइज फैसिलिटी क्लीनिंग की होनी चाहिए, जो जिनिंग फैक्ट्री में इस्टेब्लिश की जा सकती है। दिलीप ठाकरे का मानना है कि कपास की खेती में अब सिर्फ अधिक क्षेत्र के मायने नहीं रह गए हैं, बल्कि सही तकनीक, सघन बुवाई अब खेती का भविष्य तय करेंगे। सघन पद्धति से उत्पादन बढ़ाकर और कॉटन पिकिंग मशीन से मजदूरों पर निर्भरता घटाकर अकोला के किसान न केवल अपनी लागत कम कर सकते हैं, बल्कि समय पर तुड़ाई कर बेहतर गुणवत्ता और अधिक आमदनी भी हासिल कर सकते हैं। इस मशीन के लिए खासकर कपास की जो बुआई है वो सघन पद्धति से हाई डिफेंसी की तरह लगाना पड़ती है, उसके लिए ज़रूरी है। और इसी तर्ज पर जो है ये अकोला में जो नया और एक नया प्रयोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अब किसान जो है वो आधुनिक खेती की ओर बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि किसानों को सबसे अहम बात मजदूरों की कमी जो होती है उससे निपटने के लिए इस तरीके का यांत्रिकीकरणों की सहायता से अपनी खेती करना जरूरी है। कुल मिलाकर अकोला का ये नया प्रयोग, सघन बुआई और आधुनिक तुड़ाई मशीन, मजदूर संकट से जूझ रहे कपास उत्पादक किसानों के लिए एक नई राह और देश के कपास भविष्य के लिए एक मजबूत अकोला पैटर्न बनता जा रहा है। मेरा यहाँ पर यही कहना है कि अगर कपास को अपने को जो मैकेनाइजेशन को आगे रियलिटी में लाना है तो मेजर चुनौती मशीन के साथ साथ में कपास की जिनिंग के पहले कपास की क्लीनिंग करने के लिए फैसिलिटी होना जरूरी है। एडिशनल मशीन लगाना बहुत ज़रूरी है। वो फार्मर को नहीं लगाना, ये जिनिंग फैक्ट्री में लगाई जाएगी और शुरू में प्रत्यक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, तो ये बात आगे और बढ़ सकती है, उससे आगे से फायदा हो सकता है। इस मशीन के जरिए कॉटन पिकिंग करने से मजदूरों के न मिलने की समस्या का बड़ा हल मिल गया है और गुड न्यूज ये है कि इस मशीन से कपास चुनने के बाद उसमें आने वाला कचरा भी कम होता है, जबकि मैनुअल या मजदूरों से चुने गए कपास में कचरा अधिक होता है। यानी ये मशीन कपास किसानों को कई समस्याओं का हल एक साथ दे रही है। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ भवन परिसर का किया उद्घाटन। अब यहीं उनका कार्यालय होगा। आज उन्होंने यहां अपना कामकाज भी शुरू कर दिया है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। घरेलू बाजार में बम्पर पैदावार और गोदामों में भरे सरप्लस स्टॉक को देखते हुए केंद्र सरकार ने 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चीनी के निर्यात को मंजूरी दे दी है। खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक गेहूं के अलावा 5 लाख टन गेहूं उत्पादों के निर्यात की भी अनुमति दी गई है। माना जा रहा है कि इससे घरेलू कीमतों में स्थिरता आएगी और रबी सीजन की नई फसल आने से पहले किसानों को उनकी उपज का सही दाम भी मिल पाएगा। पीएम मोदी ने आज सेवा तीर्थ भवन परिसर का उद्घाटन किया। अब यहीं उनका कार्यालय होगा। आज उन्होंने यहाँ अपना कामकाज भी शुरू कर दिया। इस सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पीएमओ के अलावा NSCS यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय भी होगा। भारतीय सेना पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप की मेजबानी करेगी। इसका आयोजन पूर्वी हिमालय की तलहटी में 18 फरवरी से 23 फरवरी तक होगा। यहां आयोजित प्रतियोगिताओं में 8 मित्र देशों की सैन्य टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और सऊदी अरब की टीमों के साथ साथ भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक बल और ITBP की टीमें भी हिस्सा लेंगी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में वुलर पक्षी महोत्सव का आज समापन हो गया। वुलर झील पर आयोजित इस महोत्सव के आखिरी दिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा छात्रों, पक्षी प्रेमियों और पर्यावरणविदों ने हिस्सा लिया। 5 दिनों तक चले इस महोत्सव का आयोजन वुलर संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया था। इसका मकसद एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक वुलर झील के महत्व और उसके संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक करना था।
औली की बर्फीली वादियों में आज से विंटर कार्निवल और नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन शुरू हो गया है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ने आज औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ किया। विंटर कार्निवल में जहां एक ओर देश के अलग अलग हिस्सों से आए पर्यटकों को उत्तराखंड की गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी, वहीं नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप में इस बार बर्फीले प्रदेशों के अलावा गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत कई ऐसे प्रदेशों के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं जहाँ बर्फ का नामो निशान नहीं है। और अब बात प्रयागराज में महाशिवरात्रि की तैयारियों की। संगम पर चल रहे 44 दिनों के माघ मेले का समापन रविवार को महाशिवरात्रि पर होगा। उससे पहले मेले की रौनक अपने चरम पर है। संगम तट मंत्रोच्चार, हवन और भक्ति के जयघोष से गूंज रहा है। जहां एक तरफ राष्ट्र कल्याण के लिए महायज्ञ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी मेले में मौजूद हैं एक ऐसे साधक जो पिछले 42 सालों से मौन है। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा शिवा शिवा। प्रयागराज, जिसका अर्थ है यज्ञ के लिए श्रेष्ठ भूमि। प्रयागराज ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि माना जाता है। यहाँ किए गए यज्ञ, हवन और दान का कई गुना फल मिलता है। माघ मेले में साधु संत यहाँ कल्पवास, यज्ञ, हवन और मोक्षदायी स्नान के लिए आते हैं। क्योंकि ये स्थान आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष का द्वार माना जाता है, इसीलिए देश के कोने कोने से साधु, संत, अखाड़ों के महंत, तपस्वी, सन्यासी और श्रद्धालु यहाँ आते हैं। भक्ति और आस्था के इस मेले में अजब अनोखे बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मेले में आजकल मौनी बाबा की चर्चा है। ये वो बाबा हैं जिन्होंने पिछले 42 सालों से चुप्पे की चादर ओढ़ रखी है। पयोहारी मौनी महाराज को दुनिया चाय वाले बाबा के नाम से भी जानती है। संगम की रेती पर लगे माघ मेले का अब अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि का बचा है और इसी संगम की रेती पे तरह तरह के साधु संतों के रूप भी हैं। उन्हीं में ये चाय वाले बाबा, जिन्हें कहा जाता है टाइटल सिर्फ चाय वाला, लेकिन बेसिकली इनका नाम श्री दिनेश स्वरूप पयाहरी मौनी महाराज। मौनी महाराज का असली नाम दिनेश स्वरूप ब्रह्मचारी है। करीब 42 साल पहले उन्होंने मौन व्रत के साथ अन्न और जल का त्याग कर दिया। तब से ये न भोजन करते हैं, न पानी पीते हैं। बाबा का पूरा दिन केवल 10 कप चाय पर ही चलता है। महाराज जी केवल चाय पर ही जो है अपना जीवन यापन करते हैं। महाराज जी दिन भर में 2-3 बार खुद चाय बना के पीते हैं दूध की। इसके अतिरिक्त जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। इन्होंने ऐसे विगत 40-41 वर्षों से ना अन्न जल ग्रहण किया है और ये बोलते भी नहीं हैं, मौन हैं तभी से। मौन रहने के बावजूद मौनी महाराज समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। वे सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को मुफ्त कोचिंग देते हैं। बिना बोले पढ़ाने का उनका तरीका भी अनोखा है। वे व्हाट्सएप के जरिए तैयार नोट्स छात्रों को भेजते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। महाराज जी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं और सबसे खास बात, इन्होंने 41 साल से न कोई अन्य को ग्रहण नहीं किया है, सिर्फ चाय पीकर ये रहते हैं। सबसे खास बात, ये एजुकेशन के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। IAS, PCS और सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले छात्रों को वो पढ़ाते हैं और बाकायदा डिजिटल तरीके से, यानी इनके पास एक पेन और कॉपी है जिसमें अपने शिष्यों को उनके पूछे गए सवालों को लिखकर बाकायदा व्हाट्सअप करते हैं और व्हाट्सअप के जरिए उनको पढ़ाते हैं। सबसे बात कि वो निःशुल्क सेवा करते हैं। महाराज जी लिखकर हमें बताएंगे, महाराज जी कितने सालों से आप ये कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए महाराज जी अब लिख रहे हैं और ये लिखकर अपनी बातों को बता रहे। 42 सालों से ये पढ़ा रहे हैं और प्लस इन्होंने खाना नहीं खाया, ना भोजन किया है, अन्न मतलब नहीं ग्रहण किया है। शिक्षक परिवार से ताल्लुक रखने वाले मौनी महाराज ने बायोलॉजी में BSc की पढ़ाई की है। उनके पिता प्राचार्य थे। पिता के निधन के बाद उन्हें शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति भी मिली, लेकिन तब उनके भीतर ईश्वर भक्ति की अलख जग चुकी थी। धीरे धीरे सांसारिक जीवन से उनका मोह भंग हुआ और उन्होंने संन्यास का मार्ग अपना लिया। ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं। हमारे जैसे कई स्टूडेंट महाराज जी से जुड़े हुए हैं और महाराज जी के मार्गदर्शन में हम लोग तैयारी कर भी रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चल भी रही है। ऐसे बहुत सारे भाई हैं हमारे
जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं सिविल सर्विसेज में, और भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं जो बच्चों ने निकाले हुए हैं महाराज जी के ही मार्गदर्शन में। महाराज जी का पढ़ाने का जो तरीका है, महाराज जी पहले तो खुद पढ़ते हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं, उसके बाद बच्चों के लिए नोट्स भी खुद तैयार करते हैं अपने हाथों से। महाराज जी ने NCERT के नोट्स बना के दिए थे जो पिछली बार कुंभ में भी सबने देखे हैं। और महाराज जी व्हाट्सएप पे भी लिख के जो भी हम लोगों की क्वेरी होती है तो महाराज जी उसको रिजॉल्व कर देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो महाराज जी का जो वही तरीका है कि मतलब व्हाट्सएप में जैसे कोई भी क्वेरी रहेगी तो महाराज जी व्हाट्सएप में आकर के हम लोगों को उसके आंसर्स दे देते हैं। मौनी महाराज चाय को ही प्रसाद के रूप में भक्तों को भी पिलाते हैं। आध्यात्म के साथ साथ उन्हें तेज रफ्तार बाइक चलाने का भी शौक है। मौनी महाराज का मानना है कि मौन रहने से ऊर्जा का संचय होता है और वही ऊर्जा विश्व कल्याण में लगती है। माघ मेले में एक तरफ मौनी महाराज मौन रहकर विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए यज्ञ और मंत्रोच्चार किया जा रहा है। तस्वीरें शंकराचार्य नरेंद्र नंद सरस्वती के पंडाल की हैं, जो मंत्र जप और हवन से गूंज रहा है। यानी प्रयागराज के संगम की रेती पे लगे माघ मेले में हर दिन साधु संतों के रूप के साथ ये मंत्रों का भी एक रंग है, जो 25 लाख मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है और शिवरात्रि पर इसका समापन होगा। इसके पीछे की कामना देश में सब कुछ सकुशल रहे, भारतीय सेना अच्छे से काम करे और सब पर विजय पाए, इस कामना के साथ इस 25 लाख मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। 19 जनवरी को इस यज्ञ हवन का शुभारंभ हुआ था। इसमें 25 ब्राह्मण मंत्र जप कर रहे हैं। कार्यक्रम में पराशक्ति की उपासना, मार्जन, तर्पण शामिल है। ये यज्ञ राष्ट्र कल्याण, लोक मंगल और भक्तों के उद्धार के लिए समर्पित है। भारत गुरु के रूप में, विश्व विजेता के रूप में, अजय दुनिया की महाशक्ति के रूप में उभर के आए। हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना को विशेष शक्ति प्राप्त हो, ऐसे मंत्र 1,40,000 प्रतिदिन यहाँ जपा गया और 15,000 से फिर आहुतियाँ देते गए। जितना जप होता है उसका दशांश हवन होता है, उसका दशांश मार्जन होता है, फिर ऋषियों का, देवताओं का तर्पण होता है और अंत में ब्रह्म भोज के रूप में, भंडारे के रूप में इसका समापन होता है। और इसका मूल उद्देश्य है भारत का उत्कर्ष, कल्याण। मान्यता है कि संगम तट पर कल्पवास और मंत्र जप से हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य मिलता है। अन्य क्षेत्रों में किया गया यज्ञ 1 गुना फलदायी देता है, लेकिन तीर्थराज में किया गया जप तप अनुष्ठान इसका 1000 गुना फल होता है और अभय लोकों का आधार बनता है। और जो भी चिंतन यहाँ किया जाता है प्राय वो प्राप्ति का साधन का आधार यज्ञ बनता है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता। देवताओं के अधीन ये सृष्टि है और देवता मंत्रों के अधीन है और वो मंत्रों का आधार ऋषि, महर्षि, ब्राह्मणों का अवलंबन बनता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के महाभिषेक और रुद्राभिषेक के साथ इस यज्ञ का समापन होगा। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात करेंगे गाजियाबाद की मानसी की, जो कि दोनों हाथों से दिव्यांग है, लेकिन उसके हौसले बुलंद हैं। पैरों से पढ़ाई, लिखाई और पेंटिंग कर रही 5वीं की छात्रा मानसी रोजमर्रा के काम भी खुद करती है। पिता के असमय जाने के बाद अब माँ बेटी एक दूसरे का सहारा है। स्कूल के बच्चे मानसी से प्रेरणा लेते हैं और उनके टीचर्स उससे टैलेंट की सराहना करते हैं। अपने पैरों से सफलता की कहानी लिख रही मानसी एक मिसाल से कम नहीं। वो हाथों से नहीं पैरों से खाती है, पैरों से पानी पीती है, पैरों से बैग उठाती है और पैरों से चित्रकारी करती है। 13 साल की मानसी पैरों से लिख रही है अपनी कामयाबी की कहानी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम का ये सरकारी स्कूल आज मानसी की वजह से सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाली वो सिर्फ एक सामान्य छात्रा नहीं बल्कि मानसी एक मिसाल है। मेरे हाथ में वो ड्राइंग्स हैं जो मानसी ने बनाई हैं और
आप उन बच्चों को भी देखते हैं जो हाथ से ड्राइंग करते हैं, महज 9 साल के बच्चे हों, वो 5th क्लास से पढ़ते हों, लेकिन ये ड्राइंग मानसी ने अपने पैरों से बनाई है और इसमें आप कोई भी अंतर निकाल नहीं सकते एक सामान्य बच्चे से और मानसी की ड्राइंग में। दोनों ही आपको एक जैसी ही लगेंगी। आप ये ड्राइंग देखते जाइए और इस ड्राइंग के साथ साथ मैं अभी आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। आप उसको देख के अंदाज़ा ये भी लगाएंगे कि ये सिर्फ कलाकारी नहीं है, सिर्फ कला नहीं है मानसी की, बल्कि ये भी दिखाता है कि उसकी सोच में कितनी गहराई है। दोनों हाथों से दिव्यांग मानसी अपने पैरों से हर वो काम करती है जिनके लिए हाथ जरूरी हैं। अपनी हिम्मत, हौसले और जज्बे से 5वीं में पढ़ने वाली इस लड़की ने साबित कर दिया है कि मानसी मुश्किलों के सामने हारने का नहीं बल्कि एक मिसाल का नाम है। अपने आप तो मैं कपड़े भी पहन लेती हूँ और ड्राइंग बना लेती हूँ, खाना अपना बना लेती हूँ और बना लेती हो? हाँ। क्या क्या बना लेती हो? पूड़ी हो गई, तेल में जो तलते हैं वो फ्राई हो गया, और आलू का चोखा हो गया, रोटी हो गई, चावल हो गया, दाल हो गया। मानसी पहले आम बच्चों की तरह ही थी, लेकिन फिर उसके हाथों का विकास रुक गया। शारीरिक चुनौती ने उसे रोका नहीं बल्कि उसके हौसलों को बुलंद किया। फिर क्या था, पैर खुद ब खुद लिखने लगे उसकी सक्सेस स्टोरी। स्कूल में मानसी को सब बच्चे पसंद करते हैं, उसे वहाँ पूरा सपोर्ट मिलता है। उसकी लेग राइटिंग इतनी खूबसूरत है कि किसी की भी हैंड राइटिंग शर्मा जाए। पढ़ाई में तो आगे है ही, पैरों से ड्राइंग भी ऐसे करती है कि सब उसके आर्ट के गुण गाते हैं। मानसी की लगन और मेहनत से टीचर्स हैरान जरूर होते हैं, लेकिन उनको पूरा भरोसा है कि वो बहुत आगे जाएगी। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, अपना क्लास वर्क हर समय अच्छा करती है, होमवर्क बाकी बच्चे नहीं करके लाएंगे, उसका होमवर्क पूरा रहता है। और ड्राइंग देखिए आप, इसकी कितनी अच्छी ड्राइंग है, और मैं खुद मतलब इसको बनवाती हूँ, ब्लैक बोर्ड पे दिखाती हूँ तो मैं अचंभित हो जाती हूँ कि बताओ इसी बच्चे ने बनाया है। देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि इस लड़की का भविष्य उज्जवल में हो। मानसी को मिसाल बनाने में माँ की मजबूती अहम रही है। 2021 में पिता की मौत के बाद उसकी माँ घरों में काम करके घर चलाने लगी। आर्थिक तंगी और जिंदगी की तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने बेटी को कभी कमजोर महसूस नहीं होने दिया। मानसी मेरी लड़की बहुत अच्छी है, बहुत हिम्मत वाली है, बहुत सहारा भी करती है, मुझे भी करती है, कहती है मम्मी क्यों, मैं पढ़ के नौकरी करूंगी। स्कूल से लौटकर भी मानसी के काम रुकते नहीं। माँ के कामों में मदद के साथ सिलाई, पेंटिंग या कागज से सजावटी सामान बनाने में जुट जाती है। खुद बनाकर खाना और माँ को खिलाना उसे भाता है। मानसी का संघर्ष उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल हालात के आगे हार मान लेते हैं। दोनों हाथों से दिव्यांग होने के बावजूद मानसी ने साबित किया है कि तकदीर हाथों में नहीं बल्कि हौसलों में होती है। उसके बुलंद हौसले कहते दिखते हैं कि मानसी एक मिसाल है। मानसी का नाम तो रोशन होना ही होना है, लेकिन आज अगर आप मानसी के साथ जुड़ते हैं तो कल को मानसी के साथ साथ मानसी अपने नाम के साथ साथ आपका नाम भी रोशन करेगी, ये हमारी गारंटी है ना? हाँ। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, गाजियाबाद। न्यूज़ पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी माँ बाप को छोड़कर विदेश में मौज करने वालों के पासपोर्ट हों रद्द। जी हाँ, बीजेपी के राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने एक बेहद भावुक और गंभीर मामला आज सदन में उठाया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो संतान अपने माता पिता को भारत में अकेला छोड़कर विदेश में रहते हैं और उनकी देखभाल नहीं करते, उनका पासपोर्ट रद्द किया जाए। उन्होंने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि हर 6 महीने पर माता पिता से सर्टिफिकेट ऑफ फुलफिल्ड ऑब्लिगेशन लेना अनिवार्य किया जाए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि ये कदम बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। इस संबंध में उन्होंने दिल्ली और इंदौर की हालिया घटनाओं का जिक्र किया, जहां अकेले रह रहे माता पिता की मृत्यु हो गई और उनकी संतान विदेश से लौट कर नहीं आई। उन्होंने कहा कि हर साल करीब 500 ऐसे मामले सामने आते हैं। राज्यसभा सांसद राधा मोहन अग्रवाल की इस मांग को लेकर हमने यूपी में सुल्तानपुर के लोगों से बात की और उनकी राय जानी। इस देश के 3.5 करोड़ लोग विदेशों में जाकर के रहते हैं। उनके माँ बाप, सास ससुर अधिकांशतः इसी भारत में रहते हैं। ये जो भी बाहर और विदेश पढ़ने गए और नौकरियां किया, वो सिर्फ अपनी योग्यता के आधार पर गए हैं, ऐसा नहीं है। माँ बाप
अपना पेट काट करके, अपना सुख त्याग करके और कभी कभी विदेश भेजने के लिए अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके उनके विदेश जाने की व्यवस्था करते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री से आग्रह करूंगा, जो लोग विदेश जाते हैं उनसे एक एफिडेविट लिया जाए कि वो विदेश जाने के बाद अपने माँ बाप के अपने आय का एक निश्चित हिस्सा अपने माँ बाप की देखरेख के लिए अवश्य देंगे, माँ बाप के देखरेख के लिए केयर टेकर की नियुक्ति करेंगे, माँ बाप के हेल्थ इंश्योरेंस का प्राविधान करेंगे और कम से कम हफ्ते में एक बार अपने माँ बाप से फ़ोन पर बात जरूर करेंगे। यह भी प्राविधान किया जाना चाहिए कि हर 6 महीने में माँ बाप से एक सर्टिफिकेट लिया जाए, सर्टिफिकेट ऑफ फुलफिल्ड ऑब्लिगेशन, और जो माँ बाप इस प्रकार के ऑब्लिगेशन सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं, भारत सरकार को ऐसे लोगों का पासपोर्ट निरस्त करना चाहिए और उन्हें वापस भारत में बुला लेना चाहिए। सर, क्या कहना है आपका? ये मांग की गई है कि बुजुर्ग जो हैं, उनके बच्चे जो विदेशों में रहते हैं, वो माँ बाप का ख्याल रखें और बाकायदा उनसे एक एफिडेविट लिया जाए। वास्तव में हम लोगों के साथ कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, लेकिन सौभाग्य कहिए या चाहे जैसे कहिए, वो सारे बच्चे अपने माता पिता का बड़ा ध्यान रखते हैं। ये कोई बुराई उनके अंदर नहीं है। जिस कदर आप बता रहे हैं कि अगर इस टाइप की बुराई है तो ऐसे बच्चों के लिए कोई न कोई बाउंडेशन जरूर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाउंडेशन होना चाहिए, आपका क्या कहना है? मैं आपकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाहर चले जाते हैं, अपने माँ बाप का हाल और खबर भी नहीं लेते हैं, फ़ोन भी नहीं लेते हैं और अच्छी खासी प्रॉपर्टी माँ बाप का उपयोग करते हैं, और बुजुर्गी में अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो एक शपथ पत्र नौकरी के समय जाते समय ही लेना चाहिए और उसको 2-4 महीने में हमेशा पूछना चाहिए कि क्या आपके पुत्र या आपके बच्चे आपका सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। ये बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल, सांसद जी ने बहुत अच्छा ये मुद्दा उठाया। भारत में कानून होना चाहिए। आप चले जाइए वृद्धा आश्रम में, वो वृद्धा आश्रम में उनके बच्चे विदेश में होंगे या कहीं बड़े अधिकारी होंगे, ऐसे ही लोग वृद्धा आश्रम में मिल रहे हैं। गांव के किसान के नहीं, अधिकारी के भी नियम लगाना चाहिए, जो विदेश में उनके भी लगाना चाहिए कि माँ बाप बताइए, पढ़ाए लिखाए, कर्जा काढ़े, कितनी मेहनत से किए और उनके बुढ़ापे में वो वृद्धा आश्रम। अगर आज भारत में सबसे ज्यादा स्कोप किसी में बढ़ रहा है, वो वृद्धा आश्रम में बढ़ रहा है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही जो है मुद्दा, उसको उठना चाहिए और शपथ पत्र लेना चाहिए। शपथ पत्र भरवा के ही बच्चों को बाहर भेजना चाहिए। कदम स्वागत योग्य है। राधा मोहन जी ने जो भी स्टेप लिया है बहुत अच्छा लिया है, लेकिन सरकार को एक प्रयास और करना पड़ेगा कि बच्चे कम से कम बाहर जाएं। यहाँ भी उनको फैसिलिटी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिससे वो अपनी प्रतिभा का यहाँ भी उपयोग कर सकें, बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि सारे अच्छे टैलेंट तुम्हारे बाहर चले जाते हैं और बाहर जाने के बाद वापस आना नहीं चाहते। तो इन सब चीजों पे भी कुछ अंकुश लगाने की जरूरत है। राधा मोहन जी का कदम स्वागत योग्य है, बहुत अच्छी पहल है, हम इसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। विदेश मंत्रालय को मान लेनी चाहिए ये बात? हाँ, बिल्कुल मान लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, कानून बनना चाहिए ऐसा? बिल्कुल कानून बनना चाहिए सर। जिनके बच्चे बाहर हैं, माँ बाप बीमार है, उनके माँ बाप से पूछे उनकी क्या हाल है, इसलिए सांसद जी का कदम स्वागत योग्य है। कानून बनना चाहिए। न्यूज़ पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 82,627 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 336 अंक फैसला, ये गिरकर 25,471 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 2400 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,58,500 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 13,500 रुपए की गिरावट आई। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,55,000 रुपए पर आ गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 3 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए 64 पैसे हो गई।
JSW-MG मोटर इंडिया ने नई मैजेस्टर को रिवील कर दिया है। ये भारत में पहली D+ सेगमेंट वाली और सबसे बड़ी साइज वाली बॉडी ऑन फ्रेम SUV है। ये लग्जरी और फुली ऑफ रोडिंग कार का कॉम्बिनेशन है। इसमें ट्विन टर्बो डीजल इंजन और 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 10 ऑफ रोड मोड्स मिलते हैं और इसे 810 mm गहरे पानी में भी चलाया जा सकता है। नई मैजेस्टर में ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक, फ्रंट सीटों में वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन, डुअल वायरलेस चार्जर, लेवल 2 ADAS सेफ्टी और पैनोरामिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलेंगे। अंडर 19 विश्व विजेता टीम के कप्तान आयुष महात्रे ने जिराफ और हाथी के साथ मनाया जीत का जश्न। जी हाँ, खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर। T20 वर्ल्ड कप में आज चेन्नई में USA और नीदरलैंड का मुकाबला जारी है। वहीं आज दोपहर कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 170 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 146 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं दिल्ली में हुए UAE और कनाडा के मुकाबले में UAE ने कनाडा को 5 विकेट से हरा दिया। कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए UAE को 151 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे UAE ने आखिरी ओवर की शुरुआती 4 गेंदों में ही जीत लिया। भारत के अंडर 19 टीम के कप्तान आयुष महात्रे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। दरअसल जिम्बाब्वे में ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान आयुष महात्रे ने अलग हटकर जीत का जश्न मनाया। वो हरारे में मशहूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए। इस दौरान उन्होंने अपनी ट्रॉफी का जश्न हाथियों और जिराफ के साथ भी मनाया। अब उनकी ये तस्वीरें चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों स्कॉटलैंड के क्रिकेटरों का भारतीय अंदाज दिखाने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो भारतीय कुर्तों में नजर आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्कॉटलैंड की टीम भी भारत पहुंची हुई है। इसी बीच खिलाड़ी इंडियन गेटअप पे दिखाई दिए। बता दें कि स्कॉटलैंड का अगला मैच कल कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ होगा। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।